अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और नेक्स्ट अब हमारे पास है साउंड और उसकी टाइप्स है हमारे पास, यानी साउंड एंड काइंड्स ऑफ साउंड। सबसे पहले तो साउंड को अगर हम देखें तो साउंड एनर्जी की एक टाइप है और ये वाइब्रेट करते हुए बॉडी की तो साउंड जो है वो एक वाइब्रेट करते हुए बॉडी से पैदा होती है, यानी एक एनर्जी की एक शक्ल है जो वाइब्रेट करते हुए बॉडी से निकलती है। जिस तरह से हम जब बोलते हैं तो बोलने के अमल के दौरान क्या होता है कि हम अपने मुंह से एक एनर्जी निकाल रहे होते हैं और वो एनर्जी कहाँ से बनती है, वो हमारी वोकल बॉक्स जो गले के अंदर हड्डियों का एक ढांचा होता है और उसमें फाइबर्स होते हैं, उस वोकल बॉक्स के अंदर मौजूद रेशों की वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी हमारे मुंह से निकलती है। और जब मुंह से निकलती है तो दूसरी तरफ जो सुनने वाला होता है वो उस आवाज़ की एनर्जी को अपने कान के पर्दे पर महसूस करता है। तो ये आवाज़ जो है वो एक एनर्जी की टाइप है जो कि वाइब्रेट करते हुए जिस्म से पैदा होती है। अच्छा, साउंड के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि बॉडी वाइब्रेट कर रही है। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो एनर्जी भी पैदा नहीं होगी, साउंड एनर्जी पैदा नहीं होगी। तो साउंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इट नीड थ्री थिंग्स। आवाज़ को बनने के लिए और आगे प्रोपिगेट होने के लिए और उसका इफ़ेक्ट महसूस करने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि वाइब्रेटिंग बॉडी हो, यानी जब आप बोल रहे हैं तो उस सूरत में आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हवा में, तो वाइब्रेशन होना ज़रूरी है बॉडी का। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी या मीडियम वाइब्रेट नहीं करेगा तो आवाज़ पैदा नहीं हो सकेगी। तो पहली शर्त तो ये है कि आवाज़ पैदा होने के लिए जिस्म का वाइब्रेट होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर हम एक ढोल की सतह के ऊपर कोई भारी पत्थर रख दें या कोई ऐसी चीज़ रख दें तो ढोल की उतनी आवाज़ पैदा नहीं होगी जितनी के पहले हो रही थी पत्थर रखने से पहले। उसकी वजह ये है कि पत्थर रखने से जो वाइब्रेशन है जो ढोल की सतह के ऊपर पैदा होगी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ भी मध्यम हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि बॉडी का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मीडियम का होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मीडियम होना ज़रूरी है। मीडियम से मुराद ये है कि हवा मीडियम है, पानी मीडियम है, ठोस चीज़ें मीडियम हैं। तो मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो आवाज़ फैलेगी नहीं, क्योंकि आवाज़ जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, इस वजह से उनको फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। मीडियम होगा तब जो है वो प्रोपिगेट होंगी, मतलब फैलेंगी। दूसरी चीज़ तो ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ रिसीवर भी हो, कोई सुनने वाला हो, कोई महसूस करने वाला हो। बहरे शख्स के सामने आप चीखते रहें, पुकारते रहें, लेकिन वो आवाज़ नहीं सुनेगा आपकी। हवा में वाइब्रेशन भी पैदा हो रही है, मीडियम भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है, लेकिन रिसीवर मौजूद नहीं है। रिसीवर का होना भी ज़रूरी है आवाज़ को महसूस करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें होंगी तब आवाज़ के इफ़ेक्ट को जो है वो हम महसूस कर पाएंगे। तो साउंड क्या है? साउंड एनर्जी की एक टाइप है जो वाइब्रेट करते हुए बॉडी से निकलती है और तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है साउंड के लिए। नंबर वन, वाइब्रेटिंग बॉडी हो। नंबर टू, मटेरियल मीडियम, मीडियम कोई ना कोई मीडियम हो, पानी की सूरत में या ठोस की सूरत में या जो है वो गैस की सूरत में, हवा की सूरत में हो। और तीसरा, रिसीवर का होना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें होंगी तब आवाज़ के इफ़ेक्ट को हम महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसकी अब हम काइंड्स पढ़ते हैं। इसकी दो किस्म की काइंड्स है हमारे पास। सबसे पहली है म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड इट इज़ हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन ईयर। ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो आपको भली महसूस होती हैं, जो अच्छी लगती हैं हमें। दिमाग उन आवाज़ों को अच्छा महसूस करता है, ऐसी आवाज़ों को हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। और नॉइज़ क्या होता है? इट इज़ दिस प्लेजेंट
इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन, ये आपके कानों पर, आपके ब्रेन पर बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं। इनको हम नॉइस कहते हैं। दो किस्म की आवाज़ें हैं, म्यूज़िकल साउंड और नॉइस। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों आवाज़ें हैं लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट मुख्तलिफ क्यों है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये जो डायग्राम अभी आपको दिखाई जा रही है, इसमें आपको मुख्तलिफ वेव फॉर्म दिखाई जा रही हैं। देखें, ये मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ की वेव फॉर्म है। और अगर इनको गौर से देखें तो इन आवाज़ों में उतार और चढ़ाव जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी आवाज़ें म्यूज़िकल साउंड होती हैं। मतलब इन आवाज़ों की जो वेव फॉर्म होती है वो एक ख़ास तरतीब से बन के आ रही होती है, जो आपके कानों पर, आपके ब्रेन पर अच्छा इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि आपका ब्रेन उन आवाज़ों को अच्छा महसूस करता है जिन आवाज़ों में एक ख़ास उतार और चढ़ाव आ रहा हो। यानी ख़ास तरतीब से बनकर आवाज़ अगर आ रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, तो वो आपका ब्रेन जो है वो अच्छी महसूस करेगा। जबकि नॉइज़ की कुछ वेव फॉर्म इस तरह से होती है, और अगर आप देखें तो कोई ख़ास इसकी वेव फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यानी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो कम ज़्यादा अजीब व गरीब तरीके से हो रही है, उसमें कुछ ख़ास तरतीब नहीं है। तो ऐसी वेव्स को हम नॉइस कहते हैं। यही वजह है कि हमारा ब्रेन इस किस्म की आवाज़ों को अच्छे महसूस नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत है, यानी आवाज़ की शिद्दत क्या होती है। देखें, ये स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ है और इसके सामने एक एरिया मौजूद है, एक यूनिट एरिया है। अब आवाज़ की जो एनर्जी इस यूनिट एरिया से गुजर कर अगली तरफ जाएगी, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे, और यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू साउंड वेव। ये एनर्जी की वो किस्म है, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो कि ट्रांसमिट होती है एक सेकंड के दौरान किसी भी यूनिट एरिया से, जो कि इस आवाज़ के रास्ते में परपेंडिकुलरली यानी कि बिल्कुल तिरछा जो है वो मौजूद होता है। उसको हम कहते हैं जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका फार्मूला है, याद रखना है, एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। इसका हम यहाँ पे यूनिट भी निकाल लेते हैं, और यूनिट हम अगर निकालें इसका, तो देखें ज़रा यूनिट क्या बनता है हमारे पास। एनर्जी का यूनिट जाउल है, डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर है, और टाइम का सेकंड है। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम जाउल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड जो है, ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। हमने म्यूजिकल साउंड पढ़ी, और म्यूजिकल साउंड की कुछ खसूसियात भी हैं। तो पहली खसूसियत क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड। हम यहाँ पे म्यूजिकल साउंड की मुख्तलिफ खसूसियात पढ़ने जा रहे हैं कि उनमें ख़ास किस्म की खसूसियात पाई जाती है म्यूजिकल साउंड में। वो कौन कौन सी है। सबसे पहले लाउडनेस होती है। लाउडनेस, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में इल्म है। ये आवाज़ की वो प्रॉपर्टी है जिसमें आवाज़ के मध्यम या ऊंचे होने में आप फ़र्क महसूस करते हैं। ठीक है, कुछ आवाज़ें, कुछ लोगों की आवाज़ें मध्यम होती हैं, आहिस्ता से बोलते हैं, नीचा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आवाज़ जो है वो ऊंची होती है। अब ये जो इफ़ेक्ट है, यानी आवाज़ों के मध्यम होने या उनके ऊंचा होने में ये जो फ़र्क हम महसूस करते हैं, इसको हम म्यूज़िकल साउंड का लाउडनेस का इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेबल, फेबल का मतलब मध्यम, साउंड इज डिस्टिंग्विश। आवाज़ की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऊंची और मध्यम आवाज़ में आप फ़र्क कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड ह्यूमन एयर। लाउडनेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले कि आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है।
आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब उसकी जो लाउडनेस है आवाज़ की वो ज़्यादा है। और दूसरा ह्यूमन एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की सुनने की सलाहियत ज़्यादा होती है, वो मध्यम आवाज़ को भी बआसानी सुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सुनने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती, वो मध्यम आवाज़ों को नहीं सुन पाते। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है लाउडनेस। एक तो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरा ह्यूमन एयर पे डिपेंड करती है कि इंसानी कान कितनी अच्छी सलाहियत रखते हैं उसको सुनने की। नेक्स्ट हमारे पास है जी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड को ज़रा मैं यूँ बता दूँ कि बच्चों की आवाज़ बारीक होती है, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी आवाज़ बारीक होती है, लेकिन मर्दों की जो आवाज़ होती है वो भारी होती है। अब ये जो फ़र्क है, यानी बारीक और भारी आवाज़ के दरमियान में जो आप फ़र्क कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच श्रिल, श्रिल का मतलब है बारीक, साउंड इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम फ्लैट साउंड, यानी एक बारीक आवाज़ को एक भारी आवाज़ से फ़र्क कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है पिच ऑफ साउंड। इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब जो पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे, कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आवाज़ की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस सूरत में आवाज़ की पिच भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और याद रखना आवाज़ उतनी ही बारीक भी होगी, यानी जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो बारीक होगी और उसकी पिच ज़्यादा होगी। जो आवाज़ भारी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसकी पिच ऑफ साउंड जो है वो भी कम होती है। ठीक है, तो पिच ऑफ साउंड जो है वो टोटली डिपेंड करता है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस सूरत में आवाज़ की पिच भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आवाज़ की पिच भी कम है। और जितनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी या आवाज़ की पिच जो है वो ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ बारीक होगी। नेक्स्ट आखिरी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड पढ़ने से पहले ज़रा हम इसको देख लेते हैं कि ये ट्यूनिंग फोक से निकलने वाली आवाज़ की वेव फॉर्म है, ये फ्लूट यानी बांसुरी से निकलने वाली आवाज़ की वेव फॉर्म है, ये आवाज़ एक ख़ास तरह से बोली जा रही है अगर तो उसकी यानी वेव फॉर्म है, ये वायलेंस से निकलने वाली आवाज़ की वेव फॉर्म है। तो इन तमाम आवाज़ों में उतार और चढ़ाव ख़ास तरतीब से आ रहा है। दीज आर ऑल म्यूज़िकल साउंड्स। ठीक है, ये सारी म्यूज़िकल साउंड्स हैं। अब अगर देखें ना तो तमाम आवाज़ों का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, लेकिन इन तमाम आवाज़ों का इफ़ेक्ट डिफरेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक ही जैसी आवाज़ों के दरमियान आप फ़र्क कर सकते हैं, यानी ऐसी आवाज़ें जिनके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम हो, ऐसी आवाज़ों में जो अब आप फ़र्क कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वालिटी ऑफ साउंड। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू नोट्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस फ्रॉम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्टिंग्विश। मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली एक ही पिच और एक ही लाउडनेस की आवाज़ों में आप फ़र्क कर पाएँ, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। इट डिपेंड ऑन हार्मोनिक्स। हमने हार्मोनिक्स पढ़ा था। ये डिपेंड करता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने ज़्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो यूं समझ लें क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है कि उस वेव के हार्मोनिक्स कितने। अब हार्मोनिक्स को भी अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो हम ज़रा पिछले चैप्टर में चले जाते हैं और हार्मोनिक्स को देखते हैं कि ये हार्मोनिक्स क्या है। हमने स्टेशनरी वेव में पढ़ा था हार्मोनिक्स के बारे में। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या था, ये मैंने बताया था कि अगर आपके पास
स्टेशनरी वेव का एक लूप बन रहा है तो दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। अगर दो लूप बन रहे हैं स्टेशनरी वेव्स के तो सेकंड हार्मोनिक, तीन बन रहे हैं तो थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरह जब म्यूजिकल साउंड से आवाज़ निकलती है ना, तो उस आवाज़ की वजह से स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। और हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशनरी वेव्स क्रिएट करता है। हालांकि आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह सेम होती है, लेकिन उनके हार्मोनिक्स की जो तादाद है यानी स्टेशनरी वेव्स बनने की तादाद है वो डिफरेंट होने की वजह से उनका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। तो इफ़ेक्ट डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो क्वालिटी है साउंड की वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।